बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2023 के विधानसभा चुनाव जिसमें राजस्थान की तकदीर और तस्वीर का फैसला, राजस्थान के भविष्य का फैसला इसी विधानसभा की तकदीर, तस्वीर और भविष्य का फैसला जब आप सबके हाथों से होने वाला है, उस चुनाव के प्रचार की इस अंतिम सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नामित प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर जिला परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, मंच पर उपस्थित भगवान का वेश धारण करके हम सबको धर्म की ध्वजा को अखंड रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए जीवन का संदेश देने वाले आदरणीय संतगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय गिरधर सिंह साहब, आदरणीय वीरम सिंह साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय समदर सिंह जी फोगेरा, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रावल सिंह साहब, आदरणीय रावत साहब, इस देवतुल्य सभा में मंच पर विराजमान और मंच के सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी की इस अंतिम चुनावी सभा में शिरकत करने के लिए आए हुए सभी पितातुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। तब तय समय से लगभग 1-1.5 घंटा विलंब से आप लोगों के बीच पहुंचा। सुबह झुंझुनू में से यात्रा प्रारंभ की थी पिलानी से। एक विशाल रैली वहां पिलानी में करने के बाद, गंगानगर में करने के बाद आप लोगों के बीच में कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा हूं। लेकिन 1.5 घंटे लेट आने के बाद में भी आप लोगों ने जिस तरह से भावपूर्वक स्वागत किया, मैं उस स्वागत के लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। इस अरसाणी की धरती से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। छात्र राजनीति का समय समाप्त होने के बाद सीमा जन कल्याण समिति के साथ काम करते हुए पश्चिमी राजस्थान के इस छोर से लेकर के, बकासर से लेकर के और सीमावर्ती क्षेत्र में सुदूर गंगानगर में खक्खा तक, या मैं कहूं कि ब्राह्मणों की ढाणी पोस्ट से लेकर के खक्खा की पोस्ट तक, उस 1000 किलोमीटर तक की सीमा के क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र के सभी गांव ढाणियों में अनेक बार आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। इस गिराव की धरती पर भी इससे पहले कई बार आकर के आप सब लोगों से चर्चा करने का, आप सबसे बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी मुझे मिला है। और हमेशा ही जिस तरह से इस गिराव की धरती पे गिराव के निवासियों ने जो मुझे स्नेह दिया है, जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए हृदय पूर्वक कृतज्ञ मन से आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 48 घंटे बाद, जब हम आज 23 तारीख को बात कर रहे हैं, बराबर 48 घंटे बाद में ये चुनाव का अंतिम वोट डल करके चुनाव समाप्त हो जाएगा। मुझे पिछले
इस 3 महीने के कालखंड में, या मैं और भी कहूं तो पिछले 1 साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा की थी, तब से लेकर के पिछले इस 1 साल के कालखंड में मुझे पूरे राजस्थान का प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर अनेक बार मिला। पता नहीं पिछले 3 महीने में परिवर्तन यात्रा जब प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर के पूरे पश्चिमी राजस्थान में और राजस्थान के सभी जिलों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी मिला। बाद में बात करेंगे, माइक में मेरी आवाज। परिवर्तन यात्रा के समय में मुझे बाड़मेर के भी लगभग सब विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं आप लोगों से चर्चा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। जन आक्रोश यात्रा के समय में मैंने अनुभव किया था कि राजस्थान की जनता इस वर्तमान की नकारा निकम्मी सरकार, इस किसान विरोधी युवा विरोधी सरकार और एक ऐसे अकर्मण्य सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा देने में, दलितों को सुरक्षा देने में, किसान के साथ किए गए वादे को निभाने में और युवाओं के साथ में किए गए दावों को पूरा करने में पूर्णतया विफल रही है। और पूरे राजस्थान में मैंने यह अनुभव किया कि एक स्वाभाविक आक्रोश लोगों के मन में कहीं न कहीं पिछले 1 साल से दिखाई देता था। कोई सरकार बनती है या किसी भी स्तर पर कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चाहे वो गांव में पंच या सरपंच चुना जाए, पंचायती राज में किसी पंचायत समिति का प्रतिनिधि या प्रधान चुना जाए, जिला परिषद में जिला परिषद का डायरेक्टर या उसके साथ में उसके बाद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के नाते काम करने का अवसर मिले, विधायक हो या सांसद के नाते काम करने का अवसर मिले, और या विधायकों के आधार पर चुन करके सरकार के नाते किसी एक दल को अवसर मिले। सामान्य 5 साल के बाद में छोटा मोटा आक्रोश सबके मन में, किसी व्यक्ति विशेष के मन में, कहीं 2-4 लोगों के मन में, किसी समाज के दिल में, क्योंकि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी का माँ जो है नैनी बाई का मायरा भरा था, भी में एक और कसर रहेगी जो आप तो मैंने कहा पाऊं तो पूरा 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सामान्यतः किसी छोटे मोटे विषय को लेकर के 1-2 व्यक्तियों की या समूह के कोई नाराजगी हो सकती है, लेकिन जन आक्रोश यात्रा के समय मेरा अनुभव था कि इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध लोगों के मन में एक गुस्से का दावानल, एक ज्वालामुखी धधक रहा है, क्योंकि समाज के हर वर्ग संवर्ग को ठगने का काम, उनके साथ धोखा करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और पिछले 3 महीने में जब परिवर्तन का संकल्प लेकर के हम पूरे राजस्थान में निकले थे, तब लोगों के मन में जो उत्साह, जो उमंग देखी थी, परिवर्तन की जो ललक, परिवर्तन की जो धमक उनके मन में थी कि अब की बार इस बेईमान सरकार को, सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाना है। जनता ने यह तय कर रखा था। इस चुनाव के अभियान के निमित्त जब मैं पूरे राजस्थान में गया, मुझे राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, एक ऐसी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हो गई, एक ऐसी सरकार जिसने समाज के हर वर्ग के साथ में धोखा किया है। अब उस एक धोखे का बदला लेने के लिए जनता कमर कस के तैयार हो गई है और इस अशोक गहलोत सरकार को कुर्सी पर से उतार करके नीचे गिराने के लिए, खींच करके नीचे पटकने का मानस बना चुकी है। मैंने देखा है छोटे छोटे गांवों में, मुझे अनुभव है पिछले लगभग 30 साल से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राजस्थान की राजनीति में होने वाले हर चुनाव में मुझे किसी न किसी भूमिका में काम करने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मिला है। 2014 और 19 के चुनाव में मैंने देखे, मैंने लड़े, जब देश की जनता, राजस्थान की जनता
एक तरफा जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा मानस बना करके झूठे थे। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जो अनुभव मैंने पिछले 1-1.5 महीने में किया है, उस समय भी जनता जितना खुल करके नहीं बोलती थी और खुल करके नहीं आती थी, उससे ज्यादा मुखर होकर के राजस्थान की जनता अब की बार बाहर निकली। जिन मीटिंगों में हम सोचते थे कि गांव की मीटिंग में 100, 200, 300 लोग होंगे, वहां 5-5 हजार लोग गिरधर सिंह साहब बाहर निकल करके आते हैं और पूरी ताकत के साथ में समर्थन करने का अपना वादा दिखाते, क्योंकि जनता त्रस्त है, दुखी है, परेशान। यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह तय हो गया कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली, क्योंकि एक ऐसी नकारा निकम्मी सरकार जिसने किसानों के साथ में धोखा किया था, किसानों को यह कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, लेकिन कर्ज माफी तो नहीं हुई। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई और राजस्थान में 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी सरकार ने वादा किया था युवाओं से कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। न भत्ता मिला और न रोजगार मिला, और उसके उल्टा 17 बार पेपर लीक का उपहार इस वर्तमान की सरकार ने राजस्थान के युवाओं को दिया। गरीब आदमी, साधारण आदमी, किसान आदमी अपने पेट पर गांठ बांध करके अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाता है, इस अरमान के साथ में पढ़ाता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, मेरा घर परिवार और भविष्य सुधर जाएगा, मारो बुढ़ा वो सुधर जाएगा। कॉलेज में पढ़ाता है, जोधपुर पढ़ने के लिए भेजता है, वहां से आगे बढ़ करके कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता है, महंगी फीस दे करके पढ़ाता है, अपने 2 टाइम की रोटी में से कुछ कटौती करके पढ़ाता है। बच्चों की मां भी कोई भूमिया जी थान में नारियल चढ़ावे, कोई माता जी जोत करे घी डाल, कोई हनुमान जी रोट चढ़ावे कि भाई मारो टाबर कामयाब हो जाए, थानेदार बन जाए, जो है डिप्टी बन जाए, तहसीलदार बन जाए, पटवारी बन जाए, मास्टर बन जाए, हेडमास्टर बन जाए। बच्चा भी रात रात भर जाग करके परीक्षा देता है, रात भर जाग करके पढ़ाई करता है, कच्ची पक्की खाता है, कहीं हॉस्टलों में रहता है। अब कई तो हॉस्टल में रहे तो क्यों और दूसरा धंधा करने लग जाओ, जो शिव वाला जाने। लेकिन हॉस्टल में रह करके रात रात भर जाग करके पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सुनहरे भविष्य और अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपर मायता ने बुढ़ापा में सारों देने वास्ते पढ़ाई की। लेकिन परीक्षा देकर के जब घर आता है, उससे पहले समाचार आता है कि पेपर लीक हो गया। 17 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ, 17 बार। और इस रकम भी सरकार ने हर बार एक नया बहाना बनाया। कभी कहा राजस्थान देश के अन्य प्रदेशों में भी पेपर लीक होता है, कभी कहा कि कई साल पहले दिल्ली की यूपीएससी में भी पेपर लीक हुआ था, कभी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ हम काम करेंगे, कभी अशोक गहलोत साहब ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, कभी कहा कि पेपर लीक करने वालों को कठोर सजा देंगे, कभी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ क्या कठोर कानून बनाएंगे। 17 बार पेपर लीक होने के बाद में जब जनता का दबाव बढ़ा, तब कार्रवाई हुई और आपके पड़ोस में सांचौर में बस में 55 जने नकल करते हुए पकड़े गए। 2 कदम जांच आगे बढ़ी। ये गहलोत साहब कहते थे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या नेता इसमें सम्मिलित नहीं है। पहले कदम में आरपीएससी का मेंबर जो सीट पर बैठा था, देश में पहली बार हुआ कि किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य जो नौकरी पर है, जो सीट पर बैठा है, जो कुर्सी पर बैठा है, उसको जेल जाना पड़ा। राजस्थान के मुंह पर काली पोतने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और उसके बाद जांच दूसरे कदम चले, तभी सरकार का एक मंत्री बना। और रणजीत सिंह जी सोडा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं और रावणा राजपूत समाज के प्रमुख नेता हैं। हम सबके बीच में आए, हम जोरदार ताली बजा करके रणजीत जी का स्वागत करें। दूसरे कदम जांच आगे बढ़ी।
गोपाल केसावत जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त था, वो 18 लाख रुपए के सहित पेपर चोरी कराते हुए पकड़ा गया। उसके बाद में सरकार जो है फिर भी कहती रही कि हम पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर ईडी आई, मोदी जी ने भेजी। अब ईडी आई तब इनके पेट में दर्द हुआ, जोर जोर से कहने लगे कि ईडी आती है, सीबीआई आती है। बाड़मेर में तो ईडी अभी दूसरे काम के लिए भी आई है, सीडी वाले के लिए भी ईडी आ गया। और अभी तो ईडी आई है, कार्रवाई पूरी होने दो। ये बाड़मेर वाले तो पक्का अंदर जाएंगे और साथ साथ में पेपर लीक करने वालों को भी अब कोई नहीं बचा सकता। ईडी आई और ईडी ने आने के बाद में सरगना को कर्नाटक से पकड़ करके लाई, पूछताछ की। मैंने 4 महीने पहले भाषण में कहा था कि राजस्थान के युवा जवाब मांगते हैं। इस पेपर लीक वाले को जब जयपुर में थाने में पकड़ा गया था तब किसका टेलीफोन आया था कि उसको छोड़ दिया? ईडी ने पूछताछ की, संदेह का घेरा मुख्यमंत्री जी के दफ्तर तक पहुंचा। बाद में आगे पूछताछ हुई, सीकर के कलाम कोचिंग सेंटर पर छापा पड़ा। कलाम कोचिंग सेंटर से जब जानकारी मिली तो डोटासरा साहब के घर तक तो पहुंच गई। अभी तो शुरुआत हुई है। इन पेपर लीक करने वालों को इनके किए की अंजाम की सजा भुगतनी चाहिए कि नहीं भुगतनी चाहिए? इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा है? जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, हमारे अरमानों को कांच की तरह चूर चूर किया है तोड़ करके, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से गारंटी देने के लिए आया हूं। ऐसे पेपर लीक करने वालों को जेल की सजा भुगता करके रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके आगे बढ़ करके भी राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के साथ अपमान असम्मान हुआ, राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी की गई। अभी पड़ा होगा 4-5 दिन पहले, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, दौसे के दौसा के एक थाने में थानेदार साहब ने 4 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी कर दी। आज इस अशोक गहलोत की सरकार में न थाना सुरक्षित है, न स्कूल सुरक्षित है, न विद्यालय सुरक्षित है, न विश्वविद्यालय सुरक्षित है। न इस अशोक गहलोत की सरकार में अस्पताल सुरक्षित है, न एम्बुलेंस सुरक्षित है, न सरकार का ऑफिस सुरक्षित है, न खेत सुरक्षित है, न गरीब आदमी का घर सुरक्षित बचा है। राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बना करके उस राजस्थान जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान से थी, उसकी पहचान को विखंडित करके काल का जो है मुंह पर कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। ये राजस्थान जिसके रणबांकुरों ने माताओं बहनों की इज्जत के लिए, शील की रक्षा के लिए अपनी 3-3 पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी, उस राजस्थान की पहचान को, ओळखाण को बिगाड़ने का काम जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचाया। जिस तरह के इनके विधायकों ने नंगा नाच किया है भ्रष्टाचार का। अभी मुझे एक दिन एक पत्रकार बाड़मेर का पूछ रहा था कि आपको इस सरकार को कितना नंबर देते हैं, तो मैंने कहा हरसानी से शुरू होना और बाड़मेर की तरफ जाना, सड़क में जितने खड्डे आते हैं उतने नंबर देते हैं। 100 में उतने नंबर काटते रहना, जितने बच जाए उतने नंबर देना। तो उसने कहा तब तो साहब 0 मिलेगा। मैंने कहा 0 नहीं मिलेगा, ढंग से गिनोगे तो माइनस में 30-40 नंबर आएगा। जितना भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचार से जो अकूत संपदा कमाई है, इन विधायकों ने जिस तरह का नंगा नाच किया, जिस तरह से सामान्य मानवी को परेशान करने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग किया, उसके कारण से राजस्थान की जनता के मन में आक्रोश। राजस्थान को बेरोजगारों की राजधानी बना दिया। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी राजस्थान में और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी राजस्थान में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी राजस्थान में है और सबसे ज्यादा महंगाई भी अगर किसी प्रदेश में है तो राजस्थान में। देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिकता है। राजस्थान के एक एक व्यक्ति को, ये बच्चे यहाँ खड़े हैं,
1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में भराते हैं तो हरियाणा की तुलना में 12 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। और कल पेट्रोलियम मंत्री राजस्थान सरकार के कह रहे थे कि राजस्थान की जनता से इस अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में 37,500 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। महंगा पेट्रोल और डीजल बेच करके 37,500 करोड़ रुपए लूटने का पाप किया। आपकी मेरी सबकी जेब से पैसा निकला है, उसका हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? हमारे जेब पे डाका डालने वाले को हम माफ कर सकते हैं क्या? उससे आगे बढ़कर के अगर मैं बात करूं, जब इनको लग गया कि अब हमारी धरातल खत्म हो गया, जब इनको यह विश्वास हो गया कि अब की बार जनता हमको नकारने वाली है, जनता हिसाब बराबर करने वाली है, तब ये महंगाई राहत शिविर लेकर के आ गया। और महंगाई राहत शिविर के नाम पर जो बजट में घोषणाएं की थी कि आपको उस कैंप में आएगा, उस कैंप में उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम महंगाई राहत शिविर के माध्यम से उसको लाभ देंगे। कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, किसान को मुफ्त बिजली देंगे, 2000 यूनिट, अन्नपूर्णा का किट देंगे, गैस का सिलेंडर सस्ते भाव में देंगे। राजस्थान के जनता को बहुत सारे वादे करने का काम किया और साथ में कहा कि लंबी में जो गायें मर गई है उनको 40,000 रुपए तक मुआवजा दो। गरीब आदमियों को उस तपती दोपहरी में ऐसे तंबू के नीचे शिविर में बुलाने के लिए इन्होंने मजबूर किया था। याद करो वो लू का एक एक थपेड़ा जो हमने उस तंबू के नीचे आकर के सहन किया था। गर्मी में लोग गश खा करके गिर रहे थे। अपने तो कहे राजू बना क्या अपने तो युवा होना गर्मी बड़ा पूर्वी राजस्थान में उन गर्मी में तावड़े में जो आया नहीं तो कई बेहोश हो गया, वरना ऊंचा ऊंचा अस्पताल में भर्ती करा, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, लोगों को मजबूर किया। मुफ्त बिजली देंगे, ये वही सरकार थी उसने वादा किया था कि राजस्थान में हम बिजली का भाव नहीं बढ़ाएंगे। 9 बार सरचार्ज के नाम पर बिजली का भाव बढ़ाया। और अभिनंदन करता हूं राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह जी का कि उन्होंने अभी 10 दिन पहले आदेश करके ये जो इतना भी सरचार्ज बढ़ाया ये इलीगल था, अनधिकृत था, गैर कानूनी था, और उन्होंने आदेश पारित कर दिया है कि ये जो हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की जनता से सरचार्ज के नाम पर वसूले, ये राजस्थान की जनता को वापस लौटाने चाहिए और पाने वाले बिलों में समायोजित होने चाहिए। किसानों का फ्री बिजली देंगे। अपन कितना मोटर लगे भैया? 30-35 नहीं लगे, 25 नीचे तो नहीं लगे। किसान के वसुंधरा जी का राज था, उस समय से लेकर के हमारे राजस्थान में एक व्यवस्था थी, हर कृषि कनेक्शन पे 850 रुपए एक किसान को अनुदान मिलता था। साल का 10,000 रुपए अनुदान मिलता था। मिलतो कि नहीं मिलतो भाई? 10,000 रुपए अनुदान मिलता था। 5 साल तक किसान के अनुदान का डाका डाल करके अपनी जेब में डालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। हमारे बच्चों के हिस्से का पैसा इन्होंने लूटा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम किसान को बिजली फ्री देंगे। बजट में मार्च में घोषणा की, अप्रैल में कहा कि हम कैंप लगाएंगे, उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको देंगे। मई में कहा कि जून में कैंप लगाएंगे, जून में कैंप लगाया, जुलाई में कैंप लगाया। जुलाई में तो बड़ा आएगी जो वो विपर जो आयो जो अपर बरसात घनी हुई। अगस्त में जरूरत पड़ी किसान को, तब बिजली गायब हो गई। किसान के खून के आंसू उसकी आंख से बह रहे थे, लेकिन बिजली नहीं आई और किसान की फसलें देखते देखते सूख गई। और उसके बाद में जब बिल आए तो मारवाड़ के किसान ने पूछा भैया बिल क्यों आ रहा है? 2000 यूनिट तो फ्री होनी चाहिए थी। तब नियम कानून पढ़े, आपको वादा किया था 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और नीचे एक लाइन लिख दी कि जिसके 15 हॉर्स पावर का कनेक्शन होगा, नीचे होगा 15 हॉर्स पावर का, केवल उसको ही देंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। आपके साथ में धोखा किया। फिर अन्नपूर्णा किट की बात की कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को कोरोना के टाइम पे राशन दिया। देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित करने के लिए
250 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगा करके टीके के, आप सबको 2-2 डोज लगी कि नहीं लगी? हाथ खड़ा करके बताओ किन किन को 2-2 डोज लगी? सबको लगी? 3 भी लग गई होगी कई लोगों को। आप सबको सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया, क्योंकि हमने जो किया वो कहा वो करके दिखाया। इस सरकार ने कहा कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे, अशोक जी का फोटो लगा के किट आ गया। मैं यहाँ बाड़मेर आया हुआ था, याद होगा आपको, उस दिन जो है जैसे ही किट आए बंटना शुरू हुए, उसके साथ ही एक वीडियो आया जिसमें मिर्ची दिखाई। वो मिर्ची कैसी थी? आंगनों लीपन जो घेरू मिला हुए उन्हें जड़ी मिर्ची। इस बाड़मेर की लेबोरेटरी में हमने टेस्ट करवाया, अन्नपूर्णा किट भेजा, एक सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, इसी राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी में। मिर्ची तो मिलावटी होनी थी, धनिया भी मिलावटी निकला, हल्दी भी मिलावटी निकले और नमक भी मिलावटी निकला। नमक के ऊपर उस लेबोरेटरी में जांच करने वाले डॉक्टर ने लिखा नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आदमी के खाने के योग्य नहीं है। ये मिलावटी सामान देने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस मिलावटी सामान से मेरे बच्चों की सेहत पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मेरे बुजुर्गों की जो किडनी खराब होने की संभावना बढ़ी, मेरे युवा साथियों के लिवर खराब होने का जो संकट पैदा हुआ, मेरी जिंदगी को जोखिम में डालने वाले को पाप की सजा भुगतनी चाहिए कि नहीं भुगतनी चाहिए? उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम लंपी में लोगों की मदद करेंगे, किसानों को पैसा देंगे। आप लोगों को मिला क्या लंपी का मुआवजा? किसी को मिला हो तो हाथ खड़ा करके बताना। इन्होंने कहा 40,000 रुपए देंगे। मुझे भी अच्छा लगा भाई, 40,000 रुपए मिलेंगे। मैं जो है उनकी स्कीम मंगवाई, पढ़ा। उस स्कीम में लिखा हुआ है कि जो दो गाय 15 लीटर दूध देती है उसको 40 के जो है 1,000 रुपए देंगे, जो 10 लीटर दूध देती है उसको 25,000 देंगे, जो 7 लीटर दूध देती है उसको 15,000 देंगे, जो 5 लीटर दूध देती है उसको 5,000 देंगे, जो 3 लीटर दूध देती है उसको 3,000 रुपए देंगे। हम गाय तो मोही पड़ी 3 महीना पहले हमें ठोकी कर पड़ी, कौन खोती का तो दूध देती है पड़े की कर पड़ी। तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? कि तहसीलदार साहब देंगे। पहले पटवारी से लिखा के लाओ, फिर तहसीलदार साहब के पास जाओ, 3 चक्कर काटो। और इस अशोक गहलोत के राज में तहसीलदार और पटवारी बिना रिश्वत लिए कोई काम करते हैं क्या? भाई आपके यहाँ करते होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं करते। करते हैं क्या कोई काम? अब 3,000 रुपए 5,000 रुपए हमारे गाय तो 3, 2, 4, 5 लीटर दूध देगी, पता तो नहीं देवेंगे। हम 3-4 लीटर दूध देने वाले गाँव वास्ते आप 5,000 लेवन वास्ते 1,000-2,000 तो पटवारी दिखा दे, 1,000-2,000 तहसीलदार ले ले। 2 बार चक्कर काटा जिनमें गाड़ी रोपांगो लाग दो आपने तो घरों। इसलिए आपको पैसा नहीं मिला, क्योंकि आपके साथ इनको पैसा देने की इच्छा नहीं थी, इनको धोखा करना था, इन्होंने धोखा किया। अब जब वो गारंटियां फेल हो गई, तब उसके बाद वो ये नई गारंटी लेकर के आए। और वो गारंटी क्या है? कि हम किसान का गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो। भला आदमी दारो दूध तो खरीद लीजिए कोई। राजस्थान भर में किसान की डेयरी में दूध देने वाले पशुपालक जुलाई से उनको भुगतान नहीं किया डेयरीज ने। जुलाई से 8-8 महीने से वो पशुपालक माताएं बहनें कहां से चारा खरीदती होंगी, कहां से पशु आहार खरीदती होंगी, कहां से अपने पशुओं के लिए दवाई खरीदती होंगी। सरकार को चिंता नहीं है, ये सरकार धोखा देने का काम कर रही है। ऐसी नई नई गारंटियां लेकर के आए। एक और बड़ा धोखा हम किसानों के साथ किया है। मोदी जी ने आदेश किया था, मैं जब कृषि राज्य मंत्री था, हमने योजना बनाई थी मोदी जी के मार्गदर्शन में। मोदी जी ने तय किया कि किसान को फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। सबके लिए तय किया था, सबके लिए तय किया था कि 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बाजरी की कीमत एमएसपी जो है वो गेहूं और चावल दोनों से ज्यादा होगा। पिछले साल 2375 रुपए बाजरे की एमएसपी थी, अब की बार बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिए। 2375 रुपए में हमारे पड़ोस में हरियाणा में बाजरी पैदा होती है, मध्य प्रदेश में बाजरी पैदा होती है, हमारे पड़ोस में गुजरात में बाजरा पैदा होता है, और या फिर आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बाजरी निकलती है।
गुजरात के किसान की बाजरी गुजरात की सरकार के माध्यम से मोदी जी ने, भारत सरकार ने 2375 रुपए में खरीदी। हरियाणा में एक एक दाना बाजरी खरीदी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी सरकार के माध्यम से खरीदी। 3 बार मैंने चिट्ठी लिखी गहलोत साहब को, 3 बार तोमर साहब से लिखवाई, कैलाश चौधरी जी से लिखवाई, लेकिन गहलोत साहब ने बाजरी नहीं खरीदी। और मेरे राजस्थान के किसान को आप लोगों को 1200-1300 रुपए में अपनी बाजरी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक एक किसान को एक एक बोरी बाजरी में 1,000 रुपए का घाटा देने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। इसका हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? हम किसानों को खून के आंसू रुलाने वाले और युवाओं के सपनों को चूर चूर करने वाले इस अशोक गहलोत को जवाब देने के लिए अब आपके पास में 48 घंटे बाकी हैं। मैं इस अशोक गहलोत की योजनाओं की विफलता की बात करूं तो मुझे लगता है कल तक करनी पड़ेगी। और मोदी जी की योजनाओं की सफलता कि किस तरह से गरीब को घर दिया, हर गरीब को गैस का चूल्हा दिया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन दिया, हर गरीब के घर को बैंक का खाता दिया, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, मजहब, धर्म, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, न कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता, केवल और केवल कि गरीब को लाभ होना चाहिए, उसकी जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ में काम किया। उन सारे विषयों पर बात करूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबा विषय नहीं करना चाहता। मैं आज आप लोगों को एक निवेदन करने के लिए आया। देखिए, जैसा मैंने कहा, यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये उतना ही अटल सत्य है जितना यह है कि आज जो है सूरज अभी पश्चिम से अस्त हुआ था और कल वापस सूरज भगवान पूरब से उदित होंगे, उतना ही सत्य है। ये तय है, कोई ताकत नहीं बदल सकती। ये उतनी ही सत्य है जितने कि वो 2047 में भारत जो है अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के बराबर विकसित देश बन जाएगा। मोदी जी के साथ में आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल पड़े, हिंदुस्तान बदल जाएगा, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी, ये तय हो गया। लेकिन इन 48 घंटे में हमको राजस्थान की तस्वीर तो लोग बदल देंगे, इस शिव विधानसभा की तस्वीर कौन बदलेगा? पर मुझे लगता है कि यहाँ आदमी कुछ थोड़े बहुत जो है भावनाओं में बहक रहे, कोई युवा भावनाओं में बहक रहे, कोई जाति के नाम पे फंसा हुआ है, कोई मजहब के नाम पे फंसा हुआ है, कोई ऊंच नीच के नाम पर फंस गया है, कोई मेरे और तेरे के नाम पे फंस गया है, कोई बसिया और गिराव के नाम पे फंस गया। भैया चिंता करनी पड़ेगी वरना धोखा हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे पास में सूचना आई है, ये जो सामने 2 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये अंदर खाते 1 हो गए, अब ये 2 नहीं रहेंगे। और इस सीमावर्ती क्षेत्र पर जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तब हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है ना, उसका सबसे पहले प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो इस सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए आप लोगों को सावचेत करने के लिए आया। इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए, इस सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए हमको सारे मतभेद भुला करके समझदारी पूर्वक निर्णय करके एक होना पड़ेगा। हम अगर एक नहीं रहे, संगठित नहीं रहे, तो फिर ये देश विरोधी ताकतें जो है वो ताकतवर हो जाएंगे। ये सनातन को हराने और पराभव करने और सनातन को मिटाने की सपने देखने वाले ताकतवर हो जाएंगे। ये हिंदुत्व के मानबिंदुओं के अस्तित्व को चुनौती देने वाले और भगवान राम तो कहानी का पात्र थे, ये कहने वाले ताकतवर हो जाएंगे। मैं इस सीमा पर बैठे हुए लोगों से आज एक बात पूछना चाहता था कि आप राम जी का मंदिर बनाने वाले के साथ हो या ये कहने वालों के साथ हो कि जो राम जी तो हुए ही नहीं थे? एक एक घर में जाकर के जो बनाने वाले हैं, उनके साथ लोगों को जोड़ने के लिए अब हमारे पास में केवल 24 घंटे हैं। अपने आप को झोंक दीजिए, लोगों को समझाइए, लोगों से बात करिए कि आने वाले 24 घंटे में हम अपनी शिव की तकदीर और तस्वीर लिखेंगे और शिव के मुख पर किसी भी तरह का कालिक नहीं लगने देंगे। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आज आपको देने की है। मैं जानता हूं इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौती। अपने डीएनपी एरिया के लोग पहले मेरे पास आए थे, ट्यूबवेल खुदवा लिए थे, बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे थे,
लाखों रुपए का कर्जा सिर पे हो गया था, 2-2, 3-3 साल निकल गए थे। मैंने बीच में पढ़ करके सबके बिजली के कनेक्शन करवाए थे, सबके खेत में बिजली लगवाई थी। लेकिन मुझे पता चला है कि इस कांग्रेस की सरकार ने वापस कनेक्शन बंद कर दिए। मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, इस डीएमपी की समस्या का हमेशा के लिए स्थायी समाधान कराएंगे। आपके बिजली के कनेक्शन भी होंगे और इस गिराव और आसानी में 132 केवीए का जीएसएस बना करके आप लोगों के खेतों को निर्बाध बिजली मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर दिया। मुझे जिम्मेदारी दी कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मैंने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया था देश में 3 करोड़ घर तक पानी जाता था। आज देश में 13 करोड़ 50 लाख घरों तक पानी जाता है। 3.5 करोड़ माताओं बहनों के सिर पर से मटका उतारने का पुण्य जो है वो आपके वोट की ताकत पर मोदी जी को मिला है। आपके वोट की ताकत पर 10.5 करोड़ माताओं बहनों के सर से अब मटका उठाने की नौबत समाप्त होगी। अनेक प्रांत देश में ऐसे हैं, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पांडिचेरी, अनेक ऐसे प्रांत हैं जहां एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां पानी नहीं आता। मैं राजस्थान का बेटा था, आप लोगों का भाई, मैं जानता था यहां की तकलीफ क्या है। जब मैंने राजस्थान के बारे में काम करना शुरू किया, राजस्थान की योजनाएं बनाई, हमारे संविधान में सिस्टम ऐसा है कि पानी का जो काम है वो राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र नहीं कर सकता। केंद्र सरकार उसके लिए पॉलिसी बना सकती है, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दे सकती है। मैंने स्कीमें पास कराना शुरू की। राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख घरों के लिए स्कीम बनाई। देश में एक कनेक्शन का एवरेज खर्चा आ रहा था 15 से 20 हजार रुपए के बीच में। राजस्थान का एक कनेक्शन का एवरेज खर्चा आ रहा था 1 लाख रुपए के आसपास। अधिकारी घबराए, कहा साहब देश से 5 गुना ज्यादा खर्चा राजस्थान में आ रहा है, इसको करेंगे तो ऑडिट का ऑब्जेक्शन बन जाएगा, कल के तार में कोई जांच हो जाएगी, हम मर जाएंगे। मैं मोदी जी के पास में गया, मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, साहब आपने काम दिया है, मेरे राजस्थान में दूर दूर से मुझे पानी लाना पड़ेगा, कहीं मुझे पानी लाना पड़ेगा आपके नर्मदा की नहर से, कहीं पानी लाना पड़ेगा मुझे राजस्थान नहर से, कहीं पानी लाना पड़ेगा माइन बांध से, कहीं पानी लाना पड़ेगा मुझे बीसलपुर के बांध से, कहीं पानी लाना पड़ेगा चंबल से, पार्वती से, काली सिंध से। पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है, इसलिए खर्चा ज्यादा हो रहा है और 1 लाख रुपए पर कनेक्शन का एवरेज आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, और मैं अभिनंदन करता हूं उस मरुभूमि पर खड़े होकर के देश के उस सपूत का, उन्होंने मुझे कहा कि गजेंद्र सिंह जी आपको पैसे गिनने के लिए भेजा है मैंने या महिलाओं की तकलीफ हटाने के लिए भेजा? 1 लाख करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन की, 1 लाख करोड़ रुपए की। आपके बाड़मेर के लिए भी, बाड़मेर में 2448 गांव हैं, उन 2448 गांव में 5,75,350 घर हैं। हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, उसके लिए मैंने 5750 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए एवरेज एक कनेक्शन से योजना पारित की। अगर शिव की बात करूं तो शिव के कुल मिलाकर के 390 गांव में से 99,000 से ज्यादा घर हैं। उन 99,000 घरों के लिए जो 545 गांव में रहते हैं, मैंने 763 करोड़ रुपए की योजनाएं यहां पे स्वीकृत की। अब देश में आंकड़ा जब देखता हूं तो जो काम हमने शुरू किया, 3 करोड़ से जब 16% घर तक पानी जाता था, आज देश के 71% घर तक पानी जाता है। लेकिन अपन मारवाड़ी में कहते नहीं, मोरियो पगा हमें देखे थे धुलिया गया। मैं जब राजस्थान की तरफ देखता हूं तो मुझे दुख होता है। जिस राजस्थान को मैंने 30,000 करोड़ रुपया दिया, इन्होंने 10,000 करोड़ केवल खर्चा किया और उस 10,000 करोड़ में भी भ्रष्टाचार की नई नई परकथाएं लिख दी। जब से ईडी आई है, जांच करना शुरू किया, 16 किलो बरामद हुआ है सोना और सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए। और अभी तो मैं कहता हूं व्यापार पहले बडेरा कोरेकन 2 पैसा होता तो गिरदरी लगाता, कौन प्याऊ लगाता कि नहीं लगाता, बाजी लगाता कि नहीं लगाता, कोई चौराहे माथे पाइप प्याऊ लगाता, कोई बड़ला हेठे मटकी भराता,
कोई कटे चौटा में चौक में पानी रखवा था कि भाई गरीब आदमी रास्ता में आउण जाने वालों पानी पी। इस पापी सरकार में पानी में भी भ्रष्टाचार करने का काम किया है, आपके हलक के पानी को रोकने का काम किया है, राजनीति के आधार पर भेदभाव करके आपके कंठों को प्यासा रखने का पाप किया है। मेरी माताओं बहनों को इस पश्चिमी राजस्थान की को सर पर मटका उठाने के लिए मजबूर किया। जहां देश में 70% घर तक पानी पहुंच गया, पैसा 30,000 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद में भी शिव में 99,000 घर तक पानी पहुंचना था, अभी तक 3,909 में पहुंचा। जिसने पानी के पैसे में घपलेबाजी की है, उसके मुंह में उंगली डाल करके उसका पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है। और मैं आज एक बात आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, 25 दिसंबर 2019 को काम शुरू किया था मोदी जी के आशीर्वाद से। 5 साल की योजना है, 25 दिसंबर 2024 को पूरी होगी। आज मैं आपको 23 नवंबर को बात कर रहा हूं, 13 महीने बाकी है। मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, 1 साल और 1 महीना बाकी है। लोकसभा के चुनाव से पहले शिव के हर गांव में पानी का काम शुरू हो जाएगा। और 2024 की 25 दिसंबर को मैं आपके सामने आकर के बात करूंगा। आज गारंटी देकर के कह रहा हूं मोदी जी की कि मेरे शिव में एक भी घर में एक भी मां को मटकी सिर पर उठाने का अभिशाप नहीं रहेगा। हमने 100 साल कष्ट सहे होंगे, अब मेरी माताएं बहनें मटकी नहीं उठाएंगे, वो परिवार के लिए दूसरा काम करेंगे। ये भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। मित्रों, ये डीएनपी की समस्या बहुत पुरानी है। मैं आज आपको एक बात की गारंटी और देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा मैंने कहा कि सुनिश्चित है, इससे पहले जितने रोड़े इस राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अटकाए, बार बार चिट्ठी लिखने पर भी जवाब नहीं दिया। मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं कि अगले 1 महीने में सरकार बनने के बाद में डीएनपी की समस्या के लिए यहीं बैठ करके आप तय कर लेना, शिव में करनी है तो शिव में, बाड़मेर में करनी है तो बाड़मेर में, हरसानी में करनी है तो हरसानी में, या गिराव में करनी है तो गिराव में। भारत और राजस्थान सरकार के सब अधिकारियों को बिठा करके इस डीएनपी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। आपको अब इस डीएनपी के कारण से लाइट, पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और जीएसएस बनाने के लिए अब आप लोगों को ताकना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, सब समाज के लोगों से चाहिए, मेरे समाज के लोगों से भी चाहिए, ओबीसी समाज के लोगों से भी चाहिए, सभी मजहब धर्म के लोगों से मुझे एक वादा चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप स्वरूप सिंह जी को जिताने की गारंटी करो। इस शिव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको कि शिव को आप जो है स्वरूप सिंह जी के हवाले करो। 2 बड़क जो तरजू काम करे नहीं हड़ में, जो हमारे साथ है दूसरों बड़क जो बराबर में खड़ो और खड़ी जन्नत तैयार हो। आप लोग तैयारी करके इसके लिए काम करो। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। 6 बजने वाले हैं, अंतिम घड़ी आ गई है। अब संकल्प लीजिए, जो संकल्प लेने को तैयार है, इस शाम के समय में भगवान का समय है, आरती का समय है कि नागनाथी माता के मंदिर के प्रांगण में हम उसकी छाया में बैठे। जो संकल्प लेने को तैयार है कि अब हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न